विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो राम मंदिर को ही काल्पनिक कहते थे, है ना। उनकी क्षमता नहीं हुई कभी कि उस विषय पर वह बोल पाए। और जो लोग स्वयं हिंदुओं पर गोली चलवाए हों वो क्या बोलेंगे टीवी डिबेट में बैठ करके। आज हिंदू मुस्लिम करके सामाजिक रोटी सेक रहे हैं ये जो लोग, ये बतावें कि मुसलमान समाज को ही क्या दिए हैं। तो ऐसे लोग अराजक तत्व हैं, ये घूमते टहलते रहते हैं, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और कट्टर सनातनी हैं। प्रभु श्री राम के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। देखिए वे बुलडोजर चलना भी आवश्यक है। प्रद्युम्न चौबे दावे के साथ 50 लड़कियों के ऐसा नाम बता देगा कि आप जाइएगा उनके घर पे पता करिएगा। मैं बहुत योग्य नहीं हूं, लेकिन आप जैसे भाइयों के सहयोग से, सबके मदद से मैंने 50 लड़कियों की शादी में मदद किया। मेरी एक कुकर देने की औकात है तो मैंने कुकर दिया है, एक इंडक्शन देने की औकात है तो मैंने एक इंडक्शन दिया है। लेकिन मैंने समाज की लड़ाई लड़ने से मैं कभी पीछे नहीं होता हूं। और रह गई बात जाति और ब्राह्मण की बात, तो मुझे लगता है कि एक नेता की कोई जाति नहीं होती है। मैं एक हरिजन के घर में जाता हूं तो भारतीय बन जाता हूं, एक मुसहर के घर में जाता हूं तो बनवासी बन जाता हूं, मैं एक गुप्ता के घर में जाता हूं तो तेली बन जाता हूं, एक ब्राह्मण के घर में जाता हूं तो परशुराम का वंशज बन जाता हूं, मैं एक क्षत्रिय के घर में जाता हूं तो जय भवानी का वंशज बन जाता हूं। हमार कौन जात बिरादरी हो भैया, बतावा हमार कौन जात बिरादरी। मैं तो समाज सेवा करने के लिए मां भारती का सच्चा सपूत हूं। मां भारती की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं जात पात मत मजहब पंथ से ऊपर उठ करके राजनीति करता हूं और मेरा यही उद्देश्य है। आज जो सफर तय किया, वाराणसी में एक नाम बन चुके हैं। एक खास मुलाकात, एक वाराणसी के लिए युवा चेहरा, और मैं कहूं गरीबों के मसीहा के तौर पर इन्हें गिना जाता है। जिला सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा वाराणसी के प्रद्युम्न चौबे जी के साथ। प्रद्युम्न जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रद्युम्न जी मैं आपके सफर के बारे में पूछूं जी, तो जब आपसे बात हो रही थी तो आपने गुरु की बात की। जी, काफी कम एज है और एक ऐसा चेहरा जिसने कि जनहित के मुद्दे को लगातार आगे किया। जी। अगर मैं आपसे पूछूं तो किसे मानते हैं अपना गुरु? देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना गुरु मानता हूं, उन्हीं को अपना आदर्श मानता हूं और उन्हीं को देख करके मैं राजनीति में आया। उन्हीं के संपूर्ण मार्गदर्शन को अपने अंदर अनुसरण करते हुए राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर रहा हूं। राजनीति के क्षेत्र में समाज सेवा की और 150 लगभग 150 कविता ये खुद ही लिख चुके हैं और हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी, इनकी वो आवाज में। मैं चाहूंगा प्रद्युम्न जी, काफी कविताएं आपकी पॉपुलर भी हुई, आप जरूर वो चंद लाइनें जो आपके दिल के सबसे करीब हो आप जरूर गुनगुनाएं। देखिए, राजनीति में जब मैं आया था तो राजनीति के साथ साथ कविता भी मेरी पसंद रही है, क्योंकि मेरे गुरु ही अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। तो मैंने अपने जीवन काल में जो पहली कविता लिखी थी, उस कविता की 2 लाइन है कि अमीरी से गरीबी की नई इमारत लिखूंगा, अमीरी से गरीबी की नई इमारत लिखूंगा, एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, हर दिन दुखिया हर मजलूमों के कष्ट अपार लिखूंगा, अरे लिख न सका तो वो पहचान बनूंगा, गरीबी को सह घनश्याम बनूंगा, भारत माँ का वो लाल बनूंगा, भगत सा वो आजाद बनूंगा, तेरा तुझको अर्पण मैं हर बार करूंगा, मैं राम परशुराम की गाथा 100 बार लिखूंगा, अपने आंखों में सपनों के आंसू लिए अपने सपने 100 बार लिखूंगा, अमीरी से गरीबी की नई इमारत कई बार लिखूंगा। दोस्तों, मैंने बात की और मैं चाहूंगा मेरे वीडियो में आप बने रहें। एक ऐसा युवा चेहरा जिसने कम उम्र में उस उपलब्धि को बुना, आज सफलता की उस रथ पर हैं और सच में आज लोग एक मसीहा के तौर पे प्रद्युम्न चौबे को जानते हैं। अगर प्रद्युम्न जी मैं आपसे पूछूं तो आपने 2016 की उस दौर को भी देखा था, आपने उन लोगों की वो मदद की। देखिए, जब मैं राजनीति में आया था तो मुझे भी तो ये नहीं पता था कि कोविड ही आने वाला है, और मैं कोविड से पहले से ही समाज की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। 2016 से लेकर के अब तक मैं तकरीबन 10 से 12 हजार बच्चों को, जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, अन्य विद्यालयों में भी पढ़ते हैं, ऐसे 10 से 12 हजार बच्चों को मैंने ग्लूकोज, रियल फ्रूट जूस, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीजें हमने वितरण किया। और गरीब बच्चों में जैसे पुस्तक हो गया, कापी किताब हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, हमने इनको वितरण करने का काम किया। इसके साथ ही दलित बस्तियों में जाकर के हमने देखा कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके माता पिताजी को बुला करके प्रोत्साहित किया विद्यालय भेजने के लिए। और कोविड की रह गई बात, तो कोविड के दौर में जहां कोई किसी के पास नहीं जाता था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मैं घटना आपको बता रहा हूँ, बनारस लहरतारा की। एक माता जी हैं, उनका 2 बजे रात को फोन आता है कि बेटा प्रद्युम्न चौबे बोल रहा है। तो हमने बोला कि जी मैं माता जी प्रद्युम्न चौबे बोल रहा हूँ।
तो उन्होंने बोला कि कोई राहुल पांडे था, मैं आज तक उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन उस भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने नंबर दिया है आपका, और मेरी तबीयत काफी अस्वस्थ है बेटा। मैंने हित रिश्तेदारों को फोन किया लेकिन कोई अभी तक आया नहीं, और मैं पहली बार उस माता जी से बात किया था। उन्होंने बताया कि बहुत तेज बुखार चढ़ा है और बेटा मैं बिस्तर से गिर गई हूँ, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। यह बात रात को 2 बजे उन्होंने फोन किया मुझे, और एक हमारे मित्र हैं पांडेपुर में रहते हैं, तो हमने उनको फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो भी बोले कि नहीं, जो भी होगा अब तो सुबह में ही होगा, क्योंकि काफी रात हो चुका था, जाना मुश्किल था। फिर सुबह में जब मैं उनके पास गया तो वो माता जी, जब मैं घर के अंदर दरवाजे में जब मैं प्रवेश किया तो वो माता जी ने हमको इशारा किया कि वहां पे मास्क रखा है बेटा, उसको लगा लो। तो माता जी स्वयं जागरूक थी लेकिन असमर्थ थी उठने में। तो उस समय मैंने माता जी का काफी मदद किया, मैं उनको हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करवाया। और कोविड के दौर में मैंने अपने छोटे भाई को भी खोया है, तो मैं जानता हूं कि कोविड का दौर क्या था उस समय। कभी आज के समय में ही देख लीजिए, कोई कहाँ कोई किसी की कोई मदद कर पाता है। तो ऐसे दौर में मुझे लगता है कि बाबा काशी विश्वनाथ ने मुझे प्रसाद के रूप में यह मेरे अंदर ऊर्जा दी है कि मैं लोगों की मदद कर पाता हूं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है भैया। दोस्तों, जब इन्होंने अपने भाई की बात की, जब मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और सच में उस भाई को खोने के बाद कोविड में लगातार लोगों के पास जाना, लोगों की सेवा करना, अब मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से प्रद्युम्न चौबे जी ने ऐसे कार्य किए। अगर प्रद्युम्न जी मैं आपसे पूछूं, तो इससे पहले जब आप भाजपा युवा मोर्चा के इस समय जिला सोशल मीडिया प्रभारी के पद को देख रहे हैं जी, इससे पहले आप कौन कौन से पद पे आसीन थे, मैं उन्हें जानना चाहूँ। देखिए इसके पहले मैं जिला कार्य समिति सदस्य था युवा मोर्चा में। उसके पहले भी पार्टी समय समय पर मुझे जो जिम्मेदारी देती रही मैंने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है, और तमाम एनजीओ एवं हिंदू सामाजिक संगठनों से भी मैं जुड़ा रहा। उसके माध्यम से मैं समाज में दिन रात कार्य कर रहा हूँ। बाकी बहुत मेरी योग्यता नहीं है, मैं शून्य हूँ, जीरो से हीरो बनाने वाली यही जनता है, बाकी मुझे कुछ आता जाता नहीं है। अगर मैं पूछूं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, जी लेकिन आपके घर वालों ने कहा अरे यार प्रद्युम्न तुम राजनीति में आ गए। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तो मन तो सिंगर बनने का था, क्योंकि माँ सरस्वती की बचपन से ही कृपा रही है, मैं गाना भी बड़ा अच्छा गाता था। लेकिन परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां अनुकूल नहीं थी जिसके हिसाब से मैं उस क्षेत्र में जा पाऊं, तो फिर मुझे राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि राजनीति मुझे बहुत पसंद था और बचपन से ही भाषण वगैरह मैं टीवी में देखता था तो तुरंत याद आ जाता था। संगीत से तो प्रेम होगा ही। नहीं संगीत से और गुनगुनाते होंगे। देखिए गुनगुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जमाना है, न तुरंत वायरल हो जाता है। अच्छा, जी। राम मंदिर बन रहा है, 370 आपने खत्म किया, जी। लेकिन दूसरे पार्टी के लोग तो ये कहते थे कि भाजपा वाले ना राम मंदिर या राम का मंदिर बनने ही नहीं देंगे, वो राजनीति राम मंदिर पे करते हैं, लेकिन आपने राम मंदिर तो बनवा दिया। देखिए विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो राम मंदिर को ही काल्पनिक कहते थे, है ना। उनकी क्षमता नहीं हुई कभी कि उस विषय पर वह बोल पाए, और जो लोग स्वयं हिंदुओं पर गोली चलवाए हों वो क्या बोलेंगे टीवी डिबेट में बैठ करके। आज हिंदू मुस्लिम करके सामाजिक रोटी सेक रहे हैं ये जो लोग, ये बतावें कि मुसलमान समाज को ही क्या दिए हैं। इनकी क्षमता, इनकी योग्यता नहीं है कि टीवी डिबेट में बैठ करके यह कुछ बोल पावे। तो ऐसे लोग अराजक तत्व हैं, ये घूमते टहलते रहते हैं, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और कट्टर सनातनी हैं, प्रभु श्री राम के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, तो बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे श्रद्धेय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कहा था वह करके दिखा रहे हैं, ये लोग न कुछ किए हैं न कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे जातिगत लोग हैं जी, एक दो लोगों को छोड़ के आप लोग बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। देखिए वह बुलडोजर चलना भी आवश्यक है। आप जब बीजेपी गवर्नमेंट 2017 में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनी, उसके पहले की स्थितियां आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, कि हमारे घर की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, और आज की स्थिति देख लीजिए कि हमारे घर की बहन बेटियां रात को 1 बजे आवे 2 बजे आवे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजली की व्यवस्था देख लीजिए कि दिन में आती थी तो रात को नहीं आती थी, रात को आती थी तो दिन में नहीं आती थी, अब 24-24 घंटे बिजली है, कोई कह ही नहीं सकता है कि लाइट कब कटी और कब आ गई। अगर मैं पूछूं आपसे, देवरिया कांड जो जी काफी लोगों ने उसे बड़ा बनाने की कोशिश की जी, और दो पक्षों में एक विवाद हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, तो ब्राह्मण चेहरा है आप, जी देवरिया में जो कुछ भी हुआ उसके विषय में आप क्या? देखिए देवरिया में जो हुआ निसंदेह वो बहुत गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय घटना है ना। और मैं उस परिवार के लिए अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने इस विषय पर ओछी राजनीति की, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि आप
अपने ही समाज को एक दूसरे में लड़ाकर और बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी परिवार का एक व्यक्ति मरा, किसी परिवार का 6 व्यक्ति मरा, दोनों ही बेहद दुखद घटना है ना। लेकिन जिस तरह से इस घटना के ऊपर राजनीति की गई, इसको यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के इंटरनेशनल इसको बना दिया गया, ये बहुत ही गलत हुआ। और उसके साथ साथ ही अखिलेश यादव का बयान आता है कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। मुझे लगता है कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी नहीं रही है, वो लंदन या थाईलैंड से पढ़ करके आए हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि वह स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन उनको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, उनको यह पता ही नहीं है। आप तो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप देखिएगा उनका बाइट वगैरह या टीवी में उठा करके देखिएगा, वो मीडिया बंधु कहते हैं, ए मीडिया बंधु इधर आइए, मिश्रा जी इधर आइए। आप सुनिएगा, यह बोलने की भाषा नहीं हो सकती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया के लोगों का ऐसा अपमान नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव हो गए, चाहे नीतीश हो गए, चाहे लालू हो गए, यह लोग समाज को बांटने के लिए ही मुझे लगता है कि सत्ता में आए हैं, है ना। तो जनगणना की अगर मैं बात आपसे पूछूं तो जरूर। देखिए, मैं उसी विषय पर आ रहा था। जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार ने अभी जारी किया है, आप बताइए कि बिहार में मेरे भी लोग रहते हैं, है ना, तो आप घर घर तक पहुंचे नहीं, आप घर घर तक गए ही नहीं, उसके बाद कैसे आपको पता चल गया कि किस जाति के लोग कहाँ ज्यादा हैं, कहाँ कम है। एक बाप के 4 बेटे हैं, छोटा सा एग्जांपल, एक बाप के 4 बेटे हैं, बड़े बेटे को अधिक हिस्सा मिल जाए और 3 बच्चों को हिस्सा न मिले, तो बताइए कि फिर यह कहां तक सही है। आप बता दिए कि इस जाति के लोग ज्यादा हैं, इस जाति के कम लोग हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुओं को तोड़ने व बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को आपस में लड़ाने व बिखेरने का काम कर रहे हैं। आज की जनता पागल नहीं है, आज की जनता बहुत सचेत हो चुकी है और बिहार से उनको उखाड़ फेंकने का भी काम बहुत जल्द बिहार की जनता करेगी। अगर इस बार हम कहें बिहार में तो क्या होगा? देखिए, बिहार में हमारी पार्टी लगी हुई है और वहां पर बहुत अच्छे बदलाव देखने का आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बिहार में मिलेगी। अगर प्रदुम जी मैं आपसे पूछूं, जैसे कि एक जाति बिरादरी की बात होती है, लोग कहते हैं कि आप जिस बिरादरी के हैं उन्हीं लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बेबाकी से आ जाऊं कैमरा, कि अगर महादेव ने आपको उस बुलंदी पे जब पहुंचा दिया, तो क्या उस वही कार्ड खेलना है कि हर समुदाय विशेष कितने या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सबसे पहले? देखिए, राजनीति में तकरीबन 8 से 9 साल से सक्रिय हूँ। आप मेरा कोई एक भी ऐसा भाषण नहीं पाएंगे, एक भी ऐसा कोई डिबेट नहीं पाएंगे जहां मैंने ब्राह्मणवाद की बात की हो या किसी भी जाति विशेष पर हमने टीका टिप्पणी की हो। लेकिन अगर आपने ब्राह्मणवाद पर सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि 2 मिनट इस सवाल पर जवाब देना लाजमी होगा। आप जिस ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, आज के ब्राह्मण समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से जागरूक होंगे और कौन जागरूक करेगा, इस पे ध्यान देने की हम लोगों को जरूरत है। हमारे समाज का अगुआ कौन है और हमारे समाज का अगुआ कहाँ बैठा है, मुझे बताओ। हमारे समाज के अगुआ कि किस गरीब ब्राह्मण बिटिया के शादी में 5000 रुपए दे जा दिए हैं। बताओ हमारे समाज के अगुआ कि किस गरीब बहन बेटियों की शादी में फ्रिज कूलर अलमारी दिए हैं। प्रद्युम्न चौबे दावे के साथ 50 लड़कियों के ऐसा नाम बता देगा कि आप जाइएगा उनके घर पे पता करिएगा। मैं बहुत योग्य नहीं हूं, लेकिन आप जैसे भाइयों के सहयोग से, सबके मदद से मैंने 50 लड़कियों की शादी में मदद किया। मेरी एक कुकर देने की औकात है तो मैंने कुकर दिया है, एक इंडक्शन देने की औकात है तो मैंने एक इंडक्शन दिया है। लेकिन मैंने समाज की लड़ाई लड़ने से मैं कभी पीछे नहीं होता हूं। और रह गई बात जाति और ब्राह्मण की बात, तो मुझे लगता है कि एक नेता की कोई जाति नहीं होती है। मैं एक हरिजन के घर में जाता हूं तो भारतीय बन जाता हूं, एक मुसहर के घर में जाता हूं तो बनवासी बन जाता हूं, मैं एक गुप्ता के घर में जाता हूं तो तेली बन जाता हूं, एक ब्राह्मण के घर में जाता हूं तो परशुराम का वंशज बन जाता हूं, मैं एक क्षत्रिय के घर में जाता हूं तो जय भवानी का वंशज बन जाता हूं। हमार कौन जात बिरादरी हो भैया, बतावा हमार कौन जात बिरादरी? मैं तो समाज सेवा करने के लिए मां भारती का सच्चा सपूत हूं, मां भारती की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं जात पात मत मजहब पंथ से ऊपर उठ करके राजनीति करता हूं और मेरा यही उद्देश्य है। ब्राह्मण किस ओर जाए, कहां पे रहना उनको ठीक है? लोग कहते हैं ब्राह्मण का कहीं सम्मान नहीं, ब्राह्मणों का बिल्कुल सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी में विशेष सम्मान है। आप बताइए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनको कि एक किताब के पन्ने में दफना दिया गया था, बताओ समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग बताओ या आपके कांग्रेस के लोग बताओ कि उनको कितना सम्मान मिला है। आज देखिए कि आप जब किसी बस स्टैंड पे जाएंगे, आप बहुत दूर मत जाइए, हमारे मुगल सराय का स्टेशन का नाम बदल कर उनका नाम रख दिया गया, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? आप कभी किसी बड़े बस स्टैंड पे जाएंगे, सरकारी संस्थानों पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगी होगी। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और ब्राह्मणों को सम्मान मिला है।
अगर विपक्ष तो ये कहता है आप लोगों को कि काउंटर हो जा रहा है। देखिए, अब जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि क्रिया का प्रतिक्रिया, तो मुझे लगता है कि कानून उत्तर प्रदेश सरकार में कटिबद्ध है। वह जानती है कि किससे कैसे लड़ना है, और हम लोग एडवांस में हर पुलिस लाइन में बुलडोजर खड़ा करवा दिए हैं। वो चलाना भी हम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी घटना हुई है जांच का विषय है और जांच चल भी रहा है जी। अगर मैं आपसे पूछूं तो उत्तर प्रदेश में जी अतीक के जी घर पर बुलडोजर, मुख्तार के घर पे आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, जी। कुर्की हो रही है, तो कहते हैं यार और भी तो लोग हैं। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि आपका यह सवाल बहुत ही लाजमी है और अच्छी बात है। समाज में सवाल उठना भी चाहिए, और मीडिया के लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आपने बोला कि और लोगों पर उठना लाजमी है कि नहीं। देखिए, इस सवाल का जवाब यह है कि जब हम कोई घटना करते हैं, है ना, तो उस घटना का जो रिकॉर्ड क्रम होता है, उस रिकॉर्ड क्रम के उसके ऊपर माने कार्रवाई होती है। तो आज की स्थितियां जो हैं, आपने और लोगों का नाम लिया, वो जांच का विषय चल रहा है। आपको पता होगा, अभी टीवी में कुछ दिन पहले दिखा रहा था, और भी माफियाओं की लिस्ट जारी किए योगी जी, तो वो है लाइन में। अगर वो उस क्रिया में पाए जाएंगे तो उनका भी घर उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो कि धरातल पे लोग जान नहीं पाते, गांव या ग्रामीणांचल के लोग हैं। जी अगर मैं प्रद्युम्न जी से जानूं कौन सी ऐसी योजनाएं हैं आप गांव तक जाते हैं और लोगों को अवगत करवाते हैं। देखिए, आप पूर्व की सरकारों में देख लीजिए। पूर्व की सरकारों में जब योजनाएं तो आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी, है ना। जो काम हुआ है और उसकी अच्छाई भी कर सकते हैं, जो निंदा करने योग्य है उसकी निंदा भी कर सकते हैं, वो किसी की भी सरकार हो। लेकिन पूर्व की सरकारों में जब कोई योजनाएं आती थी तो आम जनमानस को पता ही नहीं चलता था। किसी दूर के माध्यम से जब पता भी चलता था तो ऊपर से तो चल करके आता था 10 रुपया, लेकिन नीचे आते आते 1 रुपया मिलता था आम जनमानस को। आज देख लीजिए कि किसान निधि सम्मान की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं किसान का बेटा हूँ। तो किसान सम्मान निधि की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट किसानों के खाते में आता है। उसमें न किसी कोटेदार से मिलना है, न प्रधानमंत्री से मिलना है, न मुख्यमंत्री से मिलना है, न किसी से नहीं मिलना है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां से बटन दबाते हैं और यहाँ किसान के खाते में पैसा आ जाता है। आप देख लीजिए, शौचालय की बात करिए, 2014 के पहले, देखिए मैं गांव से आता हूं तो मुझे जमीनी हकीकत ज्यादा पता है ना। उस समय बहन बेटियां हमारी, है ना, खेतों में जाती थी, अलग से बहुत उचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी। आज देखिए कि हमारे बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, हर घर शौचालय बन गया है, तो उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खुल गया, जिनके पास खाता नहीं था उनके पास खाता हो गया। तो इस तरह तमाम योजनाएं हम गिनाने लगेंगे तो शायद घंटा 2 घंटा बीत जाए। तो ऐसी तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री जी की हैं और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की भी हैं, जिनको हम लोग आम जनमानस तक लेकर के जाते हैं। जिनको नहीं पता है उसको बताते भी हैं, और उन योजनाओं का आम जनमानस बहुत अच्छाई से लाभ ले रहा है। उसमें जात पात मत मजहब देख करके हम लोग किसी को कोई योजना नहीं देते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को बताया, सच में वो अद्भुत था। अगर प्रद्युम्न जी मैं आपसे पूछूं, 150 से ज्यादा कविताएं आप लिख चुके हैं, खुद लिखते भी हैं, एक अच्छे कवि के तौर पर भी परिपक्व हैं। अगर मैं चाहूं कुछ चंद लाइनें, और अगर जो दिल के सबसे करीब हो, आज आप अगर लोगों तक उसे गुनगुनाना चाहें। देखिए, एक हम गए थे नोएडा में एक बार बहुत पहले, तो वहां हम कोई छोटा सा ही कार्यक्रम था, एक विद्यालय मुझे बुलाया गया था और मैं कार्यक्रम करके नीचे उतर रहा था। तो आपके ही मीडिया बंधु थे, हमारे सामने आए, तो उन्होंने कहा कि आपको तो ढंग से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता हो गई, आपको तो जाके कहीं पॉलिटेक्निक करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, ITI करना चाहिए। तो उस सवाल का जवाब देने का शर्त रखा गया था मेरे सामने कि इस सवाल का जवाब केवल आप 30 सेकंड में देंगे। तो मुझे लगा कि मैंने हम तो पूरी कहानी बताएंगे 3 घंटा लग जाए। शर्त किसने रखी? तो वो मीडिया बंधु के ही लोग थे, मैं नहीं जानता था उन लोगों को। तो उन्होंने कहा कि 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो मैंने उनको कहा था कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया साहेब कि वक्त से पहले ही बड़ा होना पड़ा, है ना। वाह दोस्तों, एक खास मुलाकात जिला सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा वाराणसी के प्रद्युम्न चौबे जी के साथ। प्रद्युम्न जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल की ओर से हम यही चाहेंगे आने वाले समय में आप आफताब की तरह चमकते रहें और शिखर पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।